हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय शर्मा है। आप 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। बात इस बात की हो रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। बात इस बात की हो रही है कि क्या अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम बनेंगे। बात इस बात की हो रही है कि क्या केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और बात इस बात की भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके विपरीत एक बहुत बड़ा धड़ा ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा शेल्टर है और संघ चाहता है कि हिंदुत्व के नाम पे जिस तरह योगी आदित्यनाथ को बढ़ाया जा रहा है वो भविष्य में मोदी का विकल्प बनेंगे। देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हो सकती है। हिंदुत्व का एक बड़ा ब्रांड चेहरा वो बन गए हैं, इसलिए संघ का उनको पूरा संरक्षण है। तो पूरे बीजेपी में लगातार ये 10 से 15 दिन से ये घमासान जारी है और अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग बातें हैं। कुछ दिल्ली दरबार की बातें हैं, कुछ उत्तर प्रदेश दरबार की बातें हैं। हर एक के अपने अपने तर्क हैं, हर एक के अपने अपने विचार हैं। लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब चुनाव में 10 महीने बचे हैं, 6 महीने बाद दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब नहीं होते हैं, उम्मीद कम ही लग रही है कि तीसरी लहर के बाद हालात ख़राब होंगे, तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की चुनाव के बहुत बारीक निगाह रखती है और ये माना जाता है कि अगर हवा थोड़ी सी भी दाएं बाएं हुई तो ब्यूरोक्रेसी चुनाव की अधिसूचना जारी होने से 3 महीने पहले पाला बदलना शुरू कर देती है। तो ऐसे में सरकार के पास 3 महीने बचते हैं काम करने के लिए। और उन 3 महीनों में अगर भारतीय जनता पार्टी के आज के हालात में हम बात करें तो यहाँ लगभग जूतों में दाल बट रही है। मतलब अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग लड़ाई है। गांव गांव तक केशव मौर्य को लेकर ये तमाम बातें की जा रही हैं कि केशव मौर्य की बहुत उपेक्षा की गई है, बैकवर्ड की बहुत उपेक्षा की गई है। लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस तरह बीजेपी में फैसले नहीं होते, इतनी जल्दी मुख्यमंत्री कैसे चेंज हो सकता है। तो बात हम फ्लैशबैक की करते हैं और 2 घटनाएं मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये बात है 1999 की, कल्याण सिंह के दौर की बात है। और उस समय में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता थे उनमें आपस में बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी। कल्याण सिंह थे, कलराज मिश्रा थे, लालजी टंडन थे और राजनाथ सिंह थे। ये आपस में खूब कोल्डबार चलती थी। सब के सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और केंद्रीय नेतृत्व भी बड़ा परेशान था। उसका समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारे नेता जो हैं ये सब के सब खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इनको कैसे समझाएं, क्या रणनीति करें कि उत्तर प्रदेश में शांति बरकरार हो। ये घटना का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ कि महानगर की तरफ एक कोठी थी। उस कोठी में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, 76-77 साल उनकी उम्र थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति, जैसे हमारे आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, छोटे मोटे काम के लिए अपने पड़ोस के लोगों से कहता है कि मेरा ये काम करा दीजिए, मेरी ये मदद करा दीजिए, उसी तरह वो छोटे मोटे पड़ोसी जो उनके थे नौजवान, उनसे कहते थे कि मेरी ये मदद करा दीजिए, मेरा ये काम करा दीजिए। और वो कहीं आने जाने की स्थिति में नहीं थे। घर के उन जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके घर के बाहर एक टैक्सी स्टैंड लगता था, टेम्पो स्टैंड था और इनलीगल था। वो बेचारे नगर निगम में जाके कई बार एप्लीकेशन दे आए थे कि ये टैक्सी स्टैंड हटा दो, लेकिन आप जानते हैं सरकारी सिस्टम में इस तरह की सुनवाई होती नहीं है। जनसंघ के में संस्थापक लोगों में से रहे थे, वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रह चुके थे, लेकिन उम्र बहुत हो गई थी, 76 के हो गए थे, तो घर पे एक तरह से हाशिए पे थे। कभी कभी कोई उनका हालचाल लेने पूछने आ जाता था। तो अब मैं उस बात पे आता हूँ जिस बात के लिए मैंने ये सारे जिक्र किया आपसे, उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेताओं की लड़ाई की और इस बुजुर्ग व्यक्ति की। जब लड़ाई चरम पे पहुंच गई और कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो अचानक दिल्ली से इन बुजुर्ग व्यक्ति के पास फ़ोन आता है कि हम आपको दिल्ली बुलाना चाहते हैं, टिकट भेज रहे हैं, कल दिल्ली आ जाइए। उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेला आने की स्थिति में नहीं हूँ, उम्र बहुत है, ये नौजवान मेरे संग रहता है, इसका भी टिकट भेज दीजिए। वो नौजवान व्यक्ति अपने इन बुजुर्ग साथी को लेकर दिल्ली चले जाते हैं और तब तक यहाँ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान जारी रहता है। नेताओं एक दूसरे के बयान देते हैं। कोल्डबार चल रही थी बहुत। राजनाथ सिंह बिल्कुल अलग खेमा था, कलराज मिश्रा का अलग खेमा था, कल्याण सिंह अलग गुस्से में थे। अचानक दिल्ली से सूचना आती है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति गए थे 76 साल के, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उनका नाम राम प्रकाश गुप्ता था।
जिस टैक्सी स्टैंड, जिस टेम्पो स्टैंड को हटाने के लिए वो बड़ी कोशिशें कर रहे थे, नाम की सूचना हुई तो ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया, ये कौन है। तत्काल ब्यूरोक्रेट ने फाइल वाइल ढूंढना शुरू करी, पता चला अरे ये तो वो व्यक्ति हैं जो टेम्पो स्टैंड नहीं हटवा पा रहे थे। बताया जाता है कि रातों रात ये टेम्पो स्टैंड हटाया गया। मुझे ऐसी किस्से यहाँ के मीडिया के साथियों ने और कुछ राजनेताओं ने सुनाए थे। और जब वो अगले दिन हम उतरे जहाज से तो पूरा ब्यूरोक्रेसी का अमला उनको रिसीव करने के लिए तुला हुआ था। तो बुजुर्ग व्यक्ति को देख के कुछ समझ में नहीं आया, तो जो नौजवान साथी था उसका परिचय पूछा और जैसे ब्यूरोक्रेट होते हैं सब उस नौजवान के नीचे पीछे लग गए। बाद में वो व्यापार मंडल का एक बड़ा नेता बन गया। राम प्रकाश गुप्ता के बाद में फिर नेचुरली राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। और जो मैं बात सारा जिक्र इस बात का कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं होता, और ये मोदी काल है, जैसे मैंने बताया कि मोदी काल में कुछ तय नहीं होता। उत्तराखंड में लगातार ये बात चल रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यकाल पूरा करेंगे। अचानक एक दिन केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आया, उसने जांच की, तब तक भी किसी को अंदाज़ा नहीं था। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे वो शपथ ग्रहण करने से पहले तीरथ सिंह रावत से या मंत्रिमंडल में चेंज करने के लिए मुख्यमंत्री को हटाने से पहले एक दिन पहले से कहते रहे नहीं कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। तो बीजेपी में इतनी जल्दी कुछ होता नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से। अब बात आती है कि राजनाथ सिंह का इस दौर में अचानक नाम सामने क्यों आ गया, कहाँ से चर्चा में आई कि राजनाथ सिंह बन सकते हैं। उसके पीछे थोड़ा सा हम देखना ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जातियों का गणित बहुत उलझ गया है। अगर आप मोदी जी को छूते हैं तो हिंदुत्व वाली बात आ जाती है, ठाकुर नाराज हो जाते हैं। और अगर आप केशव मौर्य की उपेक्षा करते हैं तो पिछली जातियां नाराज हो जाती हैं। तो एक तलवार की धार है इसमें, अगर आप चलना ही है आपको और वो चलने पे आपको कहाँ किधर चोट पहुंचाएगी यह कहा नहीं जा सकता। तो बीजेपी बहुत उलझ गई है मकर जाल में। ऐसे में बात यह आई कि अगर किसी भी दूसरी जाति के नेता को लेकर आएंगे तो ये जातियों का संतुलन गड़बड़ाएगा। तो ऐसा कौन नेता है जिसके आने से सारी जातियां खुश रह सकती हैं। तो नाम ये चर्चा में सिर्फ आया है कि राजनाथ सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं, यदि वो आ जाएंगे तो ठाकुर भी नाराज नहीं होंगे और प्लस पिछली जातियां भी नाराज नहीं होंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण भी नाराज नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण पिछली जातियों के बाद ऐसी दूसरी बड़ी बिरादरी है जो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि आमतौर पर पूर्वांचल में क्षत्रियों और ब्राह्मणों में राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं। ऐसे दौर में अचानक राजनाथ सिंह का नाम सामने आने लगा और ये भी कहा जाने लगा कि अगर राजनाथ सिंह आएंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको भी थामने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि राजनाथ सिंह किसानों के बीच में भी बहुत लोकप्रिय नेता हैं। तो एक विकल्प पे ये विचार किया जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री बना दिया जाए और राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश में वापस कर दिया जाए। ये छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी ये डाल के बीच में चर्चा करा के और शायद ये आकलन करना चाहती है कि अगर ऐसा नाम होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। इसमें भी तरह तरह के तर्क आते हैं। लोग कहते हैं कि 6 महीने के लिए राजनाथ सिंह कुर्बानी देने क्यों आएंगे, अभी राजनाथ रक्षा मंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल बचा है। लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह का नाम आया तो राजनीतिक गलियारों में भारतीय जनता पार्टी के बीच चर्चाएं बहुत तेज हो गई। मुख्यमंत्री बदला जाए या ना बदला जाए, केशव मौर्य आए या ना आए, अरविंद शर्मा आए या ना आए, राजनाथ सिंह आए ना आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि पे बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होने की बातें करता था, उसकी टीम बात करती थी प्रधानमंत्री होंगे, आज की तारीख में बात ये हो रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। तो जाहिर है आने वाले दिनों में कुछ भारतीय जनता पार्टी की कुछ और औचक तस्वीर आती रहेंगी और हम आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।